नमस्कार दोस्तों, विजय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के पिछले भाग में हम लोगों ने संविधान के निर्माण, उसके वाचन, संविधान के विदेशी स्रोत और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। और आज यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में, पूरी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना की क्या विशेषता है, कौन कौन से सवाल यहाँ से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल थे और बाद में कौन से शब्द इसमें संशोधन करके जोड़े गए, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरू किया जाए प्रस्तावना के बारे में। तो पहले हम लोग यहाँ पर प्रस्तावना लिखते हैं कि हम लोगों की पूरी प्रस्तावना में लिखा क्या गया है क्या। तो हम लोगों के भारत के संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को, ये हो गया हमारे संविधान के प्रस्तावना का प्रथम पैराग्राफ। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगली लाइन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए, को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, तथा उन सब
में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में, हम अपने इस संविधान सभा में, अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 1949 ईस्वी। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी प्रस्तावना, जो कि हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर शुरुआत होती है यहाँ से। क्या लिखा गया प्रस्तावना में? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो है हमारी पूरी की पूरी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना में हम लोग एक डेट देखते हैं। डेट क्या दिया हुआ है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। क्या है?
26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब यहाँ से दो तरीके से सवाल पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो क्या बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो क्या बोलेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान को क्या किया गया, अपनाया गया। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को क्या किया गया है, अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया, मतलब इसको एक्सेप्ट किया गया है। और यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है संवत 2006 विक्रमी। संवत 2006 विक्रमी का मतलब ये है कि भारत सरकार कौन सा संवत यूज करती है, तो भारत सरकार यूज करती है विक्रमी संवत, जो कि 57 ईस्वी में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। 57 ईस्वी में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। अब यहाँ से आगे चलते हैं, हम लोग पहले पैराग्राफ में देखते हैं कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है, पहला सवाल पूछा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से, फिर दूसरा शब्द मिलता है समाजवादी से, तीसरा है पंथ निरपेक्ष से, चौथा है लोकतंत्रात्मक से, और पांचवा कौन सा है, गणराज्य से। पांचवा शब्द क्या है, गणराज्य से। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं राज्य के बारे में, तो वहां पर दिया होता है कि राज्य के 4 आवश्यक अंग होते हैं। राज्य के 4 आवश्यक अंग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पहला पर्याप्त जनसंख्या, दूसरी होती है एक सरकार, तीसरा है एक निश्चित भूभाग, और चौथा है संप्रभुता। चार तत्व इसके होते हैं, कौन कौन से, पर्याप्त जनसंख्या, एक सरकार, निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्रफल, और चौथे एक संप्रभुता। जो संप्रभुता है वहां पर संप्रभुता शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये किस शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ है, संप्रभुता। और संप्रभुता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होता है आंतरिक संप्रभुता, एक होता है आंतरिक संप्रभुता, और दूसरा होता है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। संप्रभुता से आशय ये है कि अगर हम अपना पूरा निर्णय, आंतरिक और बाह्य कोई भी निर्णय लेने में अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, तो हम लोग क्या होंगे, संप्रभु होंगे। हम लोग का मतलब, जैसे भारत सरकार की बात की जाए, तो भारत सरकार अपने घरेलू मामलों का निर्णय लेने में या विदेशी मामलों का निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, 100% स्वतंत्र है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत को क्या बनाएंगे हम लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बात समझ में आ रही है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता या सर्वसत्ता संपन्न का मतलब होता है कि अपना कोई भी निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो। दूसरा शब्द है समाजवादी। जो समाजवादी शब्द है या साम्यवादी शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है, रूस से, क्योंकि रूस में जनता का अधिकतम कल्याण करने की सबसे पहले कोशिश की गई, और वहां के मॉडल को भारत सरकार ने अपनाया, और सरकारी योजनाओं को चला करके, सरकारी स्कीमों को लागू करके भारत सरकार अपने जनता का अधिकतम कल्याण करने की कोशिश करती है। तो ये हो गया हमारा समाजवादी। और तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के स्थान पर एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। इसके स्थान पर एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष से यहाँ पर आशय ये है कि जो हमारे यहाँ की सरकारें होंगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इन सरकारों का कोई धर्म नहीं होगा। बात समझ आ रही है। इन सरकारों का कोई धर्म विशेष या कोई धर्म नहीं होगा। ये किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करेंगी, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखेंगी, सभी धर्म के लोगों को, और सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान काम करेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे। और सरकारों का कोई धर्म
नहीं होगा। ये सवाल पूछा हुआ है कि पंथ निरपेक्ष से आशय क्या है। पंथ निरपेक्ष से आशय यही है कि भारत में सरकारों का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में सरकारों का कोई धर्म नहीं होगा। तो यहां पर लिख देते हैं सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। और लोकतंत्रात्मक जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक से आशय ये है कि भारत की जनता खुद से चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने प्रतिनिधिकर्ता को चुनती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। जहां पर इस तरीके से सरकारों का चुनाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को खुद चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र के बारे में कि यह जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं हर 5 साल में क्या करती है, चुनती है। ऐसी प्रथा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। और जहां लोकतंत्र नहीं होता है वहां पर चुनाव नहीं होता है। और अगला शब्द क्या है, अगला शब्द यहाँ पर हम लोग का है गणराज्य। अगला शब्द यहाँ पर है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जैसे कोई देश है, उस देश का जो सर्वोच्च पद है अगर वो आनुवांशिक है तो फिर वह देश गणराज्य नहीं होगा। और अगर वह देश आनुवांशिक नहीं है, वह उस देश का सर्वोच्च पद आनुवांशिक नहीं है तो फिर वह देश गणराज्य होगा। जैसे अपना भारत है, भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब ये है कि जैसे भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है, या राष्ट्रपति के घर का कोई सदस्य राष्ट्रपति नहीं बनता है, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और हर 5 साल में नए लोग राष्ट्रपति चुनकर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस देश का सर्वोच्च पद आनुवांशिक न हो वहां पर क्या होता है, गणराज्य होता है। तो अपना भारत क्या है, एक गणराज्य है। और अगर हम भारत के इतिहास में देखें, प्राचीन काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया के, तो आपने सुना होगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम गणराज्य लिच्छवी गणराज्य था, जो कि जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो 16 महाजनपदों में पढ़ते हैं कि ये लिच्छवी था, जो कि पूरे भारत का सबसे प्राचीन गणराज्य था। यहाँ पर ये कहानी हो गई। फिर आगे देखते हैं, अगली लाइन है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब यहाँ से सवाल क्या पूछा हुआ है कि प्रस्तावना के अनुसार या संविधान के अनुसार भारत के लोगों को कितने प्रकार का न्याय दिया गया है। प्रस्तावना या संविधान के अनुसार भारत के लोगों को 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। और 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है, एक है सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा न्याय दिया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भारत के लोगों को प्रदान किया गया है। किसके अनुसार, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि क्या भारत के लोगों को धार्मिक न्याय दिया गया है, तो भारत के लोगों को धार्मिक न्याय नहीं है, या प्रस्तावना संविधान में कहीं पर धार्मिक न्याय शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और अगली लाइन है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्राप्त है, 5 प्रकार की। यहाँ पर स्वतंत्रता कितने प्रकार के प्राप्त है, 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। और समता कितने प्रकार की है, तो समता है 2 प्रकार की, एक अपने पद प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। समानता 2 प्रकार की प्रदान की गई संविधान प्रस्तावना के अनुसार, एक है प्रतिष्ठा की समता और एक है अवसर की समता। तो इस प्रकार से इनसे भी सवाल पूछा हुआ है कि भारत के लोगों को न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता या समता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये सारे शब्द हो गए। अब यहां से एक चीज हम लोगों को और सवाल मिलता है कि भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, मूल रूप में प्रस्तावना तैयार हुई थी, तो उसमें से कौन कौन से ऐसे शब्द थे जो शामिल नहीं थे या मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे और ये बाद में जोड़े गए हैं। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में 3 ऐसे शब्द हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 ऐसे शब्द हैं जो मूल संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं थे या मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया है। तो कौन कौन से शब्द हैं, थोड़ा सा इनको हम लोग देख लेते हैं। एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है और अखंडता। तीसरा शब्द है और अखंडता। और ये 3 ऐसे शब्द हैं जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। और कब जोड़े जाते हैं? अगर वर्ष पूछे तो वर्ष हम बोलेंगे 1976 और संविधान संशोधन पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब यहां से ये जो दोनों शब्द हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जोड़े गए हैं प्रथम पैराग्राफ में। और जो अखंडता शब्द है और अखंडता, ये जोड़ा गया है 6वें पैराग्राफ में। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है, ये किस पैराग्राफ में जोड़ा गया है? ये प्रथम पैराग्राफ में जोड़ा गया है। और जो और अखंडता शब्द है वो किस में जोड़ा गया है? 6वें पैराग्राफ में। और अखंडता शब्द जोड़ा गया है 6वें पैराग्राफ में। ठीक, कौन कौन से शब्द हैं तो यहां पर देख लेते हैं। और अखंडता शब्द ये जोड़ा गया है 6वें पैराग्राफ में। और जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये दोनों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये सब जोड़े गए हैं किस पैराग्राफ में? प्रथम पैराग्राफ में। ये जोड़े गए हैं प्रथम पैराग्राफ में। तो ये हो गई हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के संबंध में 3 वाद हम लोगों को पढ़ने होते हैं। प्रस्तावना के संबंध में 3 वाद हम लोगों को पढ़ने होते हैं। कौन कौन से वाद? एक है बेरुबारी वाद 1960, एक है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 और एक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 3 वाद पढ़ना है और यहाँ पर देखना है कि इन वादों में क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वादों में प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा है। जैसे जो बेरुबारी वाद 1960 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हम प्रस्तावना के आधार पर किसी मामले का निर्णय नहीं दे सकते हैं, बशर्ते इतना कर सकते हैं कि जहां पर संविधान की कोई भाषा संदिग्ध है, अस्पष्ट है, समझने में सहायक नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, वहां पर संविधान की भाषा को समझने के लिए हम लोग प्रस्तावना की हेल्प ले सकते हैं। किस वाद में कहा गया है? बेरुबारी वाद 1960। क्या कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध है,
अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर हम प्रस्तावना की भाषा को समझने के लिए संविधान की भाषा को समझने के लिए प्रस्तावना की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा वाद था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि किसने कहा, किस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये वाद है 1967 में हुआ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तीसरा वाद है जिसको हम लोग बोलते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि हुआ था वर्ष 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान से अंग अलग नहीं है। जिस तरीके से भारत के संविधान के अन्य भागों की संविधान में जगह है, वही जगह प्रस्तावना की है। लेकिन हम प्रस्तावना के आधार पर किसी मामले का निर्णय नहीं करेंगे, किसी वाद की सुनवाई नहीं करेंगे, उस पर हम निर्णय नहीं दे सकते हैं। और क्या कहा कि हम लोग प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है, जो मूल भाव है, वह परिवर्तित ना होने पाए। प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो मूल भाव या मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन न हो। ये किस वाद में कहा गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कौन कौन सा वाद था। इसमें से जो पहला वाद है, पहला वाद कौन सा है? इसको हम लोग बोलते हैं बेरूबारी वाद। बेरूबारी वाद। और बेरूबारी वाद कब हुआ था? वर्ष 1960 में। ये हुआ था वर्ष 1960 में। दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ पंजाब राज्य। और ये वाद कब हुआ था? तो ये वाद हुआ था वर्ष 1967 में। ये हुआ था वर्ष 1967 में। और तीसरा है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती वाद। और ये कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1973 में। और इन्हीं तीनों वादों में अलग अलग बात कही गई है। जैसे जो बेरूबारी वाद है, इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथवाद में क्या कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। और केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते संविधान के प्रस्तावना का जो मूल भाव है या जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन ना आने पाए। ये है 3 वाद। इसके बारे में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और 2 लोगों से सवाल और पूछा जाता है, के एम मुंशी और हृदयनाथ कुंजरू। के एम मुंशी और हृदयनाथ कुंजरू। के एम मुंशी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है या संविधान की जन्म कुंडली है, जो प्रस्तावना या संविधान की जन्म कुंडली है। और हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है कि यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सवाल यहाँ से आत्मा से भी 2 तरीके से पूछा जाता है कि किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? के एम मुंशी
जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, उसको कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। और भाग 4 मतलब जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और के एम मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, राजनीतिक जन्म पत्री है। और इस तरीके से इनसे भी सवाल पूछा हुआ है। तो ये हो गई हमारे प्रस्तावना की कहानी। अब यहाँ से हम लोग आगे कल अगली वीडियो में मिलेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के साथ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है, कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, किन अनुसूचियों में क्या कहा गया है, और भाग 1। कल इन 2 चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।